Hello friends. So today our topic is the torque acting on an electric dipole placed in uniform electric field. तो इससे पहले जो हमने काम किया है दोस्तों वो आपने बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। कुछ लोगों ने बिल्कुल रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं अच्छे से और बाकी लोग थोड़े से ढीले हैं। तो वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मान के चलने की लॉकडाउन जो है अभी सितंबर से आगे भी जा सकता है और इस आशा में नहीं रहे कि भाई स्कूल खुलेंगे हम पढ़ेंगे, है ना। बी केयरफुल कि आप बोर्ड क्लास में हो और आपको एक एक मिनट जो है आपका कीमती है, तो आप अभी से अपना होमवर्क करके रखें और आगे भविष्य के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि स्कूल पता नहीं किस तरह से चलेंगे, क्या मोड़ रहेंगे। अभी ये साल भर आपको परेशानी रहेगी। तो इसलिए ध्यान दें कि जो भी काम अपन करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको उसी तरह से सीरियसली ले जैसे अपन अपने लिए, जैसे खाना हमारे लिए एसेंशियल उस तरह से स्टडी भी आपके लिए बहुत एसेंशियल रहेगी। बिकॉज आपकी लोकल क्लास नहीं है, आपकी जो है वो बोर्ड क्लास है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अभी तक हमने जो है वो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल वो सब अच्छे से किया और उसके कॉन्सेप्ट को सीखा। अब ये वाला जो आर्टिकल आ रहा है बच्चों, ये भी रीजनिंग टाइप में बहुत ज़्यादा यूज होता है और बोर्ड क्लासेस में जो है ये एक मेन क्वेश्चन की तरह आता है। और इसमें क्या है, फिर से ढेर सारी रीजनिंग जो है वो पड़ी रहती है, इसलिए यहाँ से भी हर साल कुछ ना कुछ 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन जो जानते हैं वो क्या, टॉर्क। टॉर्क आपको पता है कि इट इज ए मूवमेंट ऑफ फोर्स। कि जब भी अपन, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों और उसको यहाँ पे अपन पाइवोट कर दे, पाइवोट का मतलब बांध दे, खूंटी लगा दे, ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर एक तरफ से अगर फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु जो है वो एक इस धुरी पे, बिंदु पे, ये देखो क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है। तो ऐसा फोर्स का एक्शन जिसकी वजह से कोई वस्तु जो है वो घूमना शुरू करती है, उस एक्शन को अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क एक सिंगल फोर्स के द्वारा भी पैदा किया जा सकता है और टॉर्क जो है दोस्तों एक जो है अपोजिट फोर्सेस के द्वारा भी पैदा किया जा सकता है। जैसे अपन यहां से इसको पकड़ लिया, यहां से भी इसको पकड़ लिया, अब ये वाली फोर्स इस तरफ को काम करेगी और ये वाली फोर्स इस तरफ को काम करेगी, तो ये वस्तु फिर से अपने जगह पे क्या करना लग पड़ेगी, घूमने लग पड़ेगी। तो इसी को अपन दोस्तों बोलते हैं टॉर्क। ठीक है। अब इस सीन को, इस कॉन्सेप्ट को जो है अपन कहाँ लेके जाने वाले हैं, यहाँ पे, कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने पहले तो टॉर्क के बारे में समझ लिया, उसके बाद एक और शब्द आ रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों हर चीज फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि शब्द कौन से यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है बच्चों, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हर जगह पे क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। मतलब अगर अपन ऐसा बोलते हैं तो गलत नहीं होगा कि जैसे ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का तरीका है दोस्तों। तो दीज आर द पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है। तो इसमें तुम यूनिट चार्ज को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, यहाँ पे सब जगह पे जो फोर्स है वो सेम लगेगी। तो अब अपन ध्यान दें इस बात पे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेना चाहते हैं दोस्तों। ये आ गई ई वेक्टर और ये पैरेलल लाइंस ही इसका सिंबल है, इसका तरीका है। तो हमने क्या किया, ऑलरेडी एक डाइपोल उठा लिया। ठीक है। तो आपको खुद लिख लेना है, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कि हम एक डाइपोल उठा रहे हैं, किसका, प्लस माइनस क्यू चार्जेस का। तो ये क्या हो गया, डाइपोल हो गया। वी आर कंसिडरिंग अ डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू, और उसकी जो लेंथ है वो क्या मान लेंगे अपन, 12। क्या मान लेंगे, 12। तो दिस यू कैन राइट। अब क्या बोला कि इस डाइपोल को हम जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप करते हैं या उसमें डाल देते हैं, फेंक देते हैं मान लो। ठीक है। अब क्या होगा, आपको मैंने 20 बार सिखाया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रही है कहीं से, तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो अगर आपको पता है कि डाइपोल कैसे दिखता है, दैट यू नो, तो हमने क्या मान लिया कि ये जो है हमारा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, इस तरह से, और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ है तो नेगेटिव चार्ज भी अपने सपोज कर लेंगे। तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस तरफ को फोर्स लगाएगी। ठीक है। आगे को धकेलेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से वो आ रही है, और जो लेड उसका जो नेगेटिव चार्ज है दोस्तों उसको वो इस अपनी तरफ खींचेगी। तो मोमेंटरली हमने क्या किया, उसको लोकेट कर लिया।
not this is a permanent movement या permanent position. Just we are considering the dipole when thrown in the uniform electric field, both the charges are getting forces, and this force you know, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और हम पहले से बोल चुके हैं चार्ज प्लस माइनस Q है, इस फोर्स का नाम पड़ेगा प्लस QE. How it is done? Because the formula of electric field is E vector is equal to force per unit charge. तो इसलिए जो फोर्स लगेगी वो प्लस क्यू ई इस तरफ को होगी, और ये वाली फोर्स जो है दोस्तों वो क्या होगी इस तरफ, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज. सो दिस वी कैन टेक एज माइनस क्यू ई वेक्टर. ये हो गया. तो मतलब ये क्या सीखा आपने कि डाइपोल जो है ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, और इसकी जो है ये लेंथ जो है वो 12 है दोस्तों, और ये इसका मिड पॉइंट है, और इस तरह से डाइपोल इस पेंसिल की तरह दिख रहा है. ठीक है, और इसके इस सिरे पे इस तरफ को फोर्स लग रही है और इस सिरे पे इस तरफ को फोर्स लग रही है. तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रोटेट करेगा. लेकिन अभी अपने क्या किया, मोमेंटरली जो है यहाँ पे इसको समझा कि इस पूरी बॉडी के ऊपर, इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो है दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग चुकी हैं, और वो जो है उसके ऊपर क्या लाना चाह रहा है, मूवमेंट लाना चाह रहा है, घुमाव लाना चाह रहा है, उसको घुमाना चाह रहा है. ठीक है, इसलिए इसी को बोला गया है टॉर्क. ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसकी ज्योमेट्री में. तो इसकी ज्योमेट्री आप देखें, इसमें जब ये मोमेंटली यहाँ पे पड़ा है दोस्तों, उस समय पे हम इसमें एक ज्योमेट्री बनाएंगे. इस समय पे ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. और ये आपकी पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होनी है. और ये डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ काम करेगी दोस्तों, वो काम करेगी माइनस क्यू टू पॉजिटिव चार्ज. तो ये वाली डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या मानी जाएगी, पी वेक्टर. क्या मानी जाएगी, पी वेक्टर. ठीक है, अब पी वेक्टर की बात जो है वो कहाँ से है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू. अब पी वेक्टर जो है वो क्या कर रही है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से रखें क्योंकि फिजिक्स से ढंग से समझ के चले. ये हो गई दिशा किसकी, पी वेक्टर की. ये हो गई दिशा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो हम इस सारे एंगल को, क्योंकि ये लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है, तो हम इस पूरे एंगल को क्या मान रहे हैं, दिस इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल मूवमेंट. समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट. और ये हर जगह पे इस डाइपोल लेंथ से इक्वल ही एंगल बनाएगा. मतलब आप ऐसे देख सकते हो, दिस इज, ये अपने लाइन ड्रॉ कर लिए, क्या है, डाइपोल लेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रही है हर जगह पे, तो ये सारे एंगल क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे. समझ आ गया. तो हमने पहले से कंसीडर कर लिया कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर, ये आपने खुद लिखना है. और दूसरा क्या लिया आपने, ई वेक्टर. ये आ गया अगला काम. ठीक है दोस्तों, अब आपको 11th के रिजल्ट से मैं थोड़ा सा जाना है. टॉर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है. टॉर्क का फार्मूला है होता है दोस्तों, ईदर फोर्स इनटू क्या लेते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सिंपली तो उसको ऐसे पढ़ते हैं क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लेकिन यहाँ पे क्योंकि कपल ऑफ फोर्स है, ये भी है, ये भी है, तो अगर कपल ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंगली एक फोर्स कोई भी उठा लेते हैं और उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं. ठीक है ना. तो इसलिए हमने ये पूरी ज्योमेट्री इस तरह से बनाई ताकि हम इसको समझ पाए. अब अपन क्या कर रहे हैं, टॉर्क निकालने के चक्कर में है. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, नाम दे देंगे, ये हो गया ए, ये बी और ये सी. ठीक है, अब देखो ध्यान से कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आपको फोर्सेस के बीच का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है. ये देखो, ये हो गई एक फोर्स जो इस तरफ काम कर रही है, अपने टिप को क्या मार रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, और एक फोर्स ये है जो कहाँ काम कर रही है, इस तरफ को. ठीक है, तो दोनों की टिप क्या है, अपोजिट है. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो बीच का जो ये जो बीच में कहीं भी अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो इन दोनों फोर्सेस के बीच का क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यही हमने किया, क्या कि ये हो गया आपका लाइन ऑफ एक्शन किसका, पहली फोर्स का, ये दूसरी फोर्स का. और ये जो ये भी अपने को दिख रहा है दोस्तों, ये ए भी, इन दोनों फोर्सेस का क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहीं से अपन स्टार्ट लेंगे कि भाई जो हम टॉर्क लिख रहे हैं, दैट इज टॉर्क is equal to either force into perpendicular distance, either force into perpendicular distance. अब either force आपको मालूम है वो कितनी है, वो है Q into E, ये लिखा है ऊपर. ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है अपना, वो है ए बी. ठीक है, तो ये क्या लिया, टॉर्क का सिंबल. अब आपको पता है कि ए बी निकाला जा सकता है कैसे, कि इन राइट ट्रायंगल ए
बी सी, अगर अपन ने साइन थीटा यूज किया दोस्तों तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इम्प्लाइज आपको ए बी चाहिए था, तो ए बी को अपन लिख पाएंगे दैट इज ए सी और साइन थीटा। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब यू नो द ए सी इज 12, ठीक है, एंड साइन थीटा वी आर राइटिंग। तो इस तरह से ए बी को अपन लिख पाएंगे दोस्तों 12 साइन थीटा। तो अपन टो को क्या करेंगे, भर देंगे, क्यू ई, और ए बी की जगह क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 12 साइन थीटा। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो अपना ये दोनों लोग हैं, एक क्यू और एक 2l, ये क्या बनाते हैं मिलके, डाइपोल मूवमेंट। इसलिए टो को अपन लिख पाएंगे क्यू इंटू 2l का मतलब हो गया सिर्फ p, और e भी रह गया, और बाकी साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये है एक्सप्रेशन इसका। ठीक है, लेकिन बात वही है कि सीबीएसई तो यहाँ से सोचना शुरू करेगी। ये डेरिवेशन करना इज नॉट ए वेरी टफ वर्क, बट यहाँ के आगे जो है वो क्वेश्चन रीजनिंग जो है वो आपको बोर्ड में पूछी जाएगी, यही सीबीएसई का स्टैंडर्ड है। तो यहाँ तक तो करना ही है आपको डेरिवेशन। ये 3 नंबर की कई बार सस्ते में पूछ ली जाती है, और फिर इसके केसेस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा दिख रहा है अपने को, टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसको अपन, आपसे कोई ये पूछ ले कि what is the direction of torque, what is the direction of torque, क्योंकि टॉर्क के बारे में आपको मैंने 11th में पढ़ाया था, और आपको पता होगा सबको कि टॉर्क कौन से एक वेक्टर की कैटेगरी में आता है दोस्तों, वो आता है एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में। इट इज नॉट द पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर वो होते हैं जैसे फोर्स, तो उसका जो है आपको पॉइंट ऑफ एक्शन पता रहता है। टॉर्क क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है, तो उसका पॉइंट ऑफ एक्शन आपको पता नहीं होता है, बल्कि वो पूरे का पूरा एक एक्सिस के ऊपर पाया जाता है। जैसे अपन दरवाजे को खींचते हैं तो जो उसकी हिंजेस के जो ऊपर एक्सिस पास करती है वो क्या कहलाती है, वहीं पे टॉर्क काम करता है। तो वो पूरे एक्सिस के ऊपर होता है, उसका कोई एक पॉइंट नहीं होता कि वहां पे वो काम कर रहा है, वो पूरी एक्सिस के ऊपर लिया जाता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि टॉर्क इज ए एक्सियल वेक्टर। तो दोस्तों फिर अब अपने को ये सीखना है कि टो अगर वेक्टर है, तो अगर इसको अपना वेक्टर लिख दिया, मान लो कि वी रोट दिस एज फर्दर टो वेक्टर, ठीक है, तो क्या हमें राइट में कुछ ऐसा मिल सकता है कि जिससे हम इसको टो वेक्टर की शक्ल में, क्योंकि वेक्टर कैन बी इक्वेटेड विद ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको यूनिवर्सल रूल पता है, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन के बारे में हमें मालूम है, तो साइन को इन्वॉल्व किया जा सकता है, और अपन लिख सकते हैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब ऐसा क्यों कर पाए, बिकॉज आपने 11th में पढ़ा था, वो ये पढ़ा था। इन चीजों को ध्यान से सुना करो, यहां से रीजनिंग आती है ढेर सारी। ए क्रॉस बी, इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए का मोड बी का मोड और साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि दो क्रॉस वेक्टर का या दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए, देखो ए बी और साइन थीटा। अब अपने लिखा क्या है, हमने मोड लिखा है, तो एन कैप का मोड कितना हो जाएगा दोस्तों, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मोड कितना होता है 1। इसलिए टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, मतलब ए बी साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी, तो हमने क्या लिख लिया, पी क्रॉस ई। तो ये क्या हो गया, दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम द 11th class, that is the cross product of the two vector. Now you have been asked, that is what is the direction of two vector. तो अब आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट का रूल्स याद हैं तो आप इसको भी बता पाएंगे, लेकिन नहीं याद हैं तो मेरी बात सुने ढंग से, वो ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सीखते हैं क्रॉस, या जिसको बोलेंगे स्क्रू रूल से। अब स्क्रू रूल ने हमें क्या सिखाया है कि जब जिस प्लेन में, जैसे दिस इज the one of the vector as a vector, and this is the one of the vector further, that is b vector, and these two vectors are lying in a single plane, ये सिर्फ सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी इसके बीच में एंगल थीटा है, तो जब ए बी की तरफ या बी ए की तरफ जो है वो घूमते हैं, तो आपको मालूम है कि उसकी वजह से क्या होता है, स्क्रू रोटेट करता है, और स्क्रू जो है वो उनके रिजल्टेंट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो यही है कि द प्लेन, देखो इसको अपना हाथ से भी सीख सकते हैं, दिस इज द प्लेन वेयर वी आर कंसिडरिंग द टू वेक्टर, दैट इज जब स्क्रू को आप घुमाते हैं तो कैसे घुमाते हैं दोस्तों, उसको पकड़ के यूं घूमते, यूं कसते हैं या यूं कसते हैं, तो वही है कि जिस प्लेन में
वो जो दो वेक्टर हैं, स्क्रू कहाँ जाता है, उनके परपेंडिकुलर, कहाँ जाता है, उनके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। या तो आगे बढ़ता है, और कस रहे हैं तो ऐसे होगा, और खोल रहे हैं तो ऐसे होगा। तो इसी को बात को समझे कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का लिया जाता है तो उनका जो परिणाम होता है, उसकी जो दिशा होती है, वो इन दोनों वेक्टर की प्लेन के क्या होती है दोस्तों, परपेंडिकुलर। और इसके लिए कौन से रूल को अपन यूज करते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड में पूछी गई चीजें होती है कि भाई विच रूल यू विल प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉ वेक्टर। तो वी वुड से बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। व्हाट इज इट, that when we rotate the screw in a then when we rotate the screw, then the direction in which we are rotating the screw is showing the direction of the forces, and the direction in which the screw is forwarding या forwarding, that is called as the direction of the resultant। तो इन चीजों को जरूर याद रखें कि छोटी छोटी चीजें बार बार पूछी जाती है वहां पे। तो यहां तक अपना जो है ये डेरिवेशन जो है वो सिंपल जो है वो खत्म होता है। अब आपको इसके करने हैं केसेस। तो पहला केस जो है ये रहेगा बच्चों क्या, कि हम ये सोच रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये है बच्चों वो रीजनिंग क्वेश्चन जो आपको करने हैं, बहुत अच्छे से इनको नोट डालिएगा, इसको हाईलाइट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। तो वो ये रहेगा पहला कि अगर मान लो डाइपोल जो है वो लेट जाएगा, लेट जाएगा मतलब इट इज लाइंग जस्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द केस। So here you can see that the dipole moment, that is P vector, and we have taken this as E vector, they are along or parallel to each other. So in this case, the dipole moment and E vector are inclined at angle 0 degree। ठीक है। सो व्हाट शुड बी हैपन कि आपका टॉर्क में क्या फर्क पड़ेगा, तो टॉ इसमें लिया जाएगा दोस्तों P E और साइन 0 डिग्री। then obviously the torque would be 0 because sin 0 is always taken as 0। समझ आ गया सबको। तो यहां से टॉर्क हो गया 0। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, ये अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी तो यहाँ पे टॉर्क पूरी तरह से मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रहेगा क्या, रहेगा ये कि ये डाइपोल जो है बिल्कुल पड़ा रहेगा इसमें, और वो कहीं भी जाने की इच्छा जाहिर नहीं करेगा, मतलब घूमने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसमें फिर ये क्या गेन कर लेता है दोस्तों, ये है काम की चीज, और वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। when it happen, when the dipole moment is making angle 0 degree with the electric field, this is called as a stable equilibrium। और यही frequently पूछी जाने वाली चीजें होती हैं कि what is the stable equilibrium of the dipole। या MCQ में आपसे पूछा जाएगा, ऊपर हेडिंग दिया होगा या स्टेटमेंट दी होगी कि in the stable equilibrium of the dipole in a uniform electric field, the angle made by the dipole moment with the electric field is 0, 90, 180, कुछ और दे देगा। तो वहां पे एंगल कितना यूज होगा दोस्तों, 0 डिग्री। अब आते हैं सेकंड केस पे, दैट इज नाउ वी हैव अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नाउ योर डाइपोल इज लाइंग एज सच, दैट इज this one is, let me take positive, here negative, and this is the dipole moment P vector, and this is making angle बच्चों 90 degree, 90 degree with the the electric field। So what would happen to the torque? The torque would be PE and sine 90 degree, and everyone know that sine 90 is the sine maximum value। ठीक है। So this is sine 90 is 1। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, PE। ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है। तो ये फिर से रीजनिंग आ गया कि जब अपन डाइपोल को किस पोजीशन में रखें कि डाइपोल को सबसे ज्यादा टॉर्क प्राप्त हो, तो आपका आंसर आएगा कि जब डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलरली अलाइंड होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये है कहानी दोस्तों। तो ये हो गई फिर से मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन। ठीक है। अब आता है लास्ट केस जो कि और इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या रहेगा, इसमें भी ये बहुत ही जबरदस्त चीज है दोस्तों, और इसको जरूर याद, क्योंकि ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, पहले केस में और दूसरे केस में। तो हम फिर से क्या करेंगे, ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों। और अपना अब क्या हो गया, अब अपने को पता है कि थीटा का मतलब 180 डिग्री का क्या होगा, कि ये आपका पॉजिटिव है अब, और ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, उल्टा काम हो गया।
इसमें क्या हो गया कि डाइपोल मूवमेंट जो है वो तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ही काम करेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किस तरफ है, इस तरफ, तो दोनों क्या हो गए एंटी पैरेलल लाइक दैट, ठीक है। तो दिस वन इज P vector and this one is E vector. So both are now inclined at 180 degree. So in this case what would happen, the torque is PE, और ये कितना हो जाएगा sin 180 डिग्री, कितना हो जाएगा sin 180 डिग्री। तो टॉर्क फिर से क्या हो जाएगा जीरो, बिकॉज sin 180 इज जीरो। बट दोस्तों क्या अभी भी टॉर्क जीरो हो गया, और आप पहले केस में भी देखें यहां भी टॉर्क जीरो था, तो क्या इसको भी हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल दें, तो आंसर आएगा नहीं बोल सकते। स्टेबल इक्विलिब्रियम दोस्तों तब आएगा जब आपका नेगेटिव चार्ज इस तरफ हो। मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं अपन, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि जैसे ही ये ऐसे लेट तो गया है, लेकिन आपने जरा सा भी इसको हिट मारा ऐसे करके इस पॉजिटिव चार्ज को, इमिडिएटली जैसे वहां से फायरिंग आ रही है और आप जमीन पे लेटे हुए तो आप बचे हुए हैं, जैसे आपने अपना सिर उठाया तो यू विल बी हिट, ठीक है ना। तो यही बात होगी कि जैसे आप इस डाइपोल को थोड़ा सा हिट करोगे तो ये जरा सा भी ऊपर को निकला तो यहाँ पे जो रिपल्सन है वो इसको सीधे भगाएगी इधर, और वो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये दिखने में लग रहा है कि ये शांत है, लेकिन ये शांत अवस्था नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो व्हेन इट इज डिस्टर्ब्ड इट मूव फ्रॉम ऑलवेज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ये बोर्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है।